है दोस्तों, नमस्कार। तो हम फिर से लेकर के आए आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ओपी गुप्ता का चैप्टर नंबर 8। 25 क्वेश्चन हो चुका था। 25 से आगे का आज हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए हो गए तो लाइक सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओपी गुप्ता को जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, इस सिलेबस का शुरू करेंगे वीडियो को। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे और वो है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑल सबस्टेंसेस। सभी सबस्टेंसेस के लिए क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कितने के बीच में होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कुछ नहीं है, ये एक इसके पहले एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज, जो आंसर था इसका, नॉट ए फंक्शन ऑफ इट्स प्रेशर। ठीक है, यानी कि ये प्रेशर से इस पर कुछ लेना देना नहीं है, ये एक प्रेशर का फंक्शन नहीं है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब रियल गैस से आइडियल गैस की तरफ जब डेविएशन होता है, आपको पता ही है कि रियल गैस और आइडियल गैस कब होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रियल गैस होता है। जब ये प्रेशर उल्टा, टेम्परेचर उल्टा होने लगेगा, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर होने लगेगा और टेम्परेचर लो से हाई होने लगेगा, हाई टेम्परेचर, तो आपका जो ये गैस है ये रियल से आइडियल की तरफ में जाने लगेगा। जब रियल से आइडियल की तरफ में ये गैस जाती है तो इसके बीच में जो भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज चेंजेस होते हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक एक्शंस होते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है Z इक्वल टू PV/RT। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से लगा सकते हो कि PV बराबर NRT जो होता है, ये N के जगह पे हमने Z रख दिया है, ऐसा मत समझ लेना, बट ये एक याद करने का तरीका है। उसके बाद में अगर हम देखें कि Z एक्चुअल में अब Z है क्या, हम कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में, तो इतना एक रेशियो याद कर लेना कि Z यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक रेशियो होता है, वो होता है मोलल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है, रियल गैस अपॉन मोलल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यानी कि अगर दो गैस है, यानी कि कोई गैस है, उसका रियल गैस में कितना वॉल्यूम था, मोलल वॉल्यूम था, और जब वो आइडियल की तरफ गया यानी आइडियल बना, या उस गैस को अगर हम आइडियल में माने तो उसका कितना मोलल वॉल्यूम होता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आर मोर और लेस कांस्टेंट, वेरी फ्रॉम 0.2 to 0.3, आर वेरी एज स्क्वायर ऑफ दिस absolute टेम्परेचर, वेरी एज स्क्वायर ऑफ absolute प्रेशर, नॉन ऑफ दिस। तो जो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है दोस्तों सभी सबस्टेंसेस के लिए, ये 0.2 से 0.3 के बीच में वेरीज करता है। ठीक है, मोर और लेस कांस्टेंट फ्रॉम, वेरी फ्रॉम 0.2 to 0.3। तो याद कर लेना, जो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 0.2 से 0.3 के बीच में वेरीज करते रहता है सभी सबस्टेंसेस का। ओके, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और ये है आपके सामने, रिड्यूस्ड प्रेशर ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ इट्स। रिड्यूस्ड प्रेशर किसी गैस का रेशियो क्या होता है रिड्यूस्ड प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर टू क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर टू प्रेशर, प्रेशर टू सूडो क्रिटिकल प्रेशर एंड सूडो क्रिटिकल प्रेशर टू प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर अगर किसी गैस का दिया हुआ है तो उसका जो रेशियो होता है दोस्तों वो होता है प्रेशर टू क्रिटिकल प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ इट्स प्रेशर, यानी कि रिड्यूस्ड प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर के रेशियो को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है आपका करेक्ट, रिड्यूस्ड प्रेशर बराबर प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिड्यूस्ड प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिड्यूस्ड प्रेशर प्लॉट ऑन रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेट फैसिलिटेट्स। यानी कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
और रिड्यूस्ड प्रेशर के बीच में अगर अपने लोग एक प्लॉट बनाएं तो वो प्लॉट कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपके सामने, यूज ऑफ ओनली वन ग्राफ फॉर ऑल गैसेस, कवरिंग ऑफ वाइड रेंज, ईजियर प्लॉटिंग, अ मोर एक्यूरेट प्लॉटिंग। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और रिड्यूस्ड प्रेशर के बीच में एक प्लॉट निकालें तो हम उसको एक पेपर पे आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे पेपर चाहिए या हर गैस के लिए अलग अलग आपको ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड रिड्यूस्ड प्रेशर का प्लॉट बनाते हैं किसी भी गैस के लिए तो यूज़ ऑफ ओनली वन ग्राफ फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए आप एक ही ग्राफ में पता लगा सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, कि किसका कैसा रेशियो होता है। अब आते हैं अपना लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट सी फेज पी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर रिलेटेड बाय गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपको पता है कि एक फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कि एफ प्लस पी बराबर सी प्लस 2। ये फार्मूला याद रख लेना, कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आप देख सकते हो कि P प्लस एफ बराबर सी प्लस 2, सी अगर इधर जाता है तो सी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो गया आपका करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ए ट्रिपल पॉइंट विल बी, ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो टिकट निकाल लेते हैं इसको। तो सपोज करो कि एक कोई पॉइंट है जिस पे ट्रिपल पॉइंट है, जहाँ पे एक लिक्विड है यानी कि वाटर है, वाटर आपका वेपर फेज में है और आइस फेज में है, तीनों फेज में है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट बोल रहा है ये ट्रिपल पॉइंट पे, तो वहाँ पे आपका P प्लस एफ बराबर सी प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब P प्लस एफ बोल रहा है तो P कितना हो गया, फेज 3 हो गया। कौन सा 3 हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस। F अपने को निकालना है। C कंपोनेंट कितना हो गया, अगर हम वाटर को माने तो वाटर तीनों फेज में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, आइस जो कि सॉलिड हो सकता है, वेपर यानी कि जो कि गैस फेज में हो सकता है। तो ये तीनों फेज में हो सकता है। तो कंपोनेंट क्या है, एक ही है। आप पानी का या आइस का या उसके वेपर का अगर आप कंपोनेंट देखो तो H2O ही होता है। केमिकल फार्मूला क्या है, H2O ही है। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो F बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रिपल पॉइंट विल बी 0। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है करेक्ट। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। Cp माइनस Cv बराबर R इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस, ऑल गैसेस या वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। तो Cp माइनस Cv बराबर R जो होता है वो आइडियल गैस के लिए होता है, आपको ये फार्मूला पता ही है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये आपका एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो एक्सचेंज कर सकता है नाइदर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, या बोथ मैटर एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड में आपका मास तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रहा है कि आइसोलेटेड में बहुत सारे हो सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है सस्पेंस वाला है। अगर ये आडियाबैटिक बोल देता तो हम मानते कि ठीक है, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी होगा। आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा है तो वहाँ पे एनर्जी चांसेस तो रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आंसर है यहाँ पे वो ये बोलना चाहता है कि यहाँ पे आपका एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आइसोलेटेड कहने का मतलब ये बोल रहा है आडियाबैटिक टाइप में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बंद कर दिया है और उसके बाद में हीट का लॉस नहीं होगा। ओके, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, इस एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, 0, लेस देन 0, मोर देन 0, अ फंक्शन ऑफ प्रेशर।
द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक स्टैंडर्ड, मतलब एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में लिया गया है, वो एलिमेंट उस स्टेट में एक स्थायी रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल रह रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हीट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट ऑन बोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन का, तो रिएक्शन का जो रिएक्शन है वो बढ़ सकता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ सकता है, जब रिएक्शन बढ़ेगा तो हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो बोथ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न्ड विथ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसके डायरेक्शन को बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो बी है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 36, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी फॉर ऑल क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज। एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये जो नियम है ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है 36 का, इट्स ए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों लॉ याद रखोगे तो ये तीनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का एंट्रोपी 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। जूल थॉमसन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है या डिफाइंड क्या करता है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताता है कि डेल टी अपॉन डेल पी एट एंथैल्पी कांस्टेंट। अगर हम एंथैल्पी कांस्टेंट करते हैं, हमेशा इसके पहले आपका एक क्वेश्चन आया था कि जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी, एंथैल्पी या क्या, तो वो होता है आपका एंथैल्पी। तो एट कांस्टेंट एंथैल्पी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द जूल थॉमसन इफेक्ट। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, प्रेशर बढ़ता है, सॉरी प्रेशर घटता है और टेम्परेचर दोनों घटता है। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताया था कि इधर से हम कोई भी गैस को हाई प्रेशर, मान लो कि 200 kg वाला कोई गैस है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसको हम इसको ले जाके फ्लैश कराते हैं इसमें एक वेसल में, तो फ्लैश कराएंगे तो 200 kg का डायरेक्ट कम हो जाएगा, 100 kg, 150 kg या 180 kg, 90 kg, वो डिपेंड करता है हम लोग कितना फ्लैश कराते हैं, कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सडनली से इसका गैस का एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वहाँ पे गैस का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो ये जो गैस है हाइड्रोजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इन प्रेशर और टेम्परेचर मैच करेगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा और जो गैस है वो इधर से ऊपर से फिर से उसको निकाल लिया जाएगा। हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जूल थॉमसन इफेक्ट से दो गैसेस को अलग करते हैं, और उस टाइम जो एंथैल्पी रहता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये फार्मूला है आपका म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। मोलियर डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ। मोलियर डायग्राम किस पे प्लॉट करता है, एंट्रोपी वर्सेस एंथैल्पी। ठीक है, मोलियर डायग्राम एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक प्लॉट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39, नियर देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के अगर पास में कोई गैस चला जाता है, ऑल गैसेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अगर कोई गैस
लगभग क्रिटिकल टेम्परेचर के पास में चला गया है तो ऑल गैसेस ऑक्युपाइज वॉल्यूम लेस देन दैट फॉर आइडियल गैस, सेम, मोर, हाफ। तो देखो जब भी कोई गैस ना रियल गैस से या आइडियल गैस कोई भी हो, जब क्रिटिकल टेम्परेचर के पास में पहुंचना है ना तो उसका वॉल्यूम जीरो होने के कगार पे रहता है, वो अपना अस्तित्व तो खोने के कगार पे रहता है। ठीक है, एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें मान लो कि एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अगर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे ना तो ये एक जो गैस है वो उसको हम प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका सब कुछ पता लगा सकते हैं। 200 बढ़ाएंगे तो भी, 300 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी। लेकिन इसको जब हम बढ़ाते जाते हैं एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब उसका जो हाइड्रोजन है ना उसका वॉल्यूम पता ही नहीं चलता है कि इसका वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या, ये क्या गैस अभी अस्तित्व में है कि नहीं है। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि इस गैस को हम कुछ इसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। ये गैस तो रहेगा लेकिन इसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि हमको लगेगा कि कोई गैस ही नहीं है। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस गैस को अगेन चाहें कि प्रेशर देके या कुछ करके उसको हम लिक्विफाई या उसको हम अगेन जो गैस है उसको रियल गैस में चेंज कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हम चाहे कितना भी प्रेशर, कितना भी टेम्परेचर, कुछ भी कर लें। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ है जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपकी जो वॉल्यूम है वो लगभग ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि कम हो जाता है आइडियल गैस से या रियल गैस से, कोई भी गैस हो। ठीक है, तो लेस देन दैट फॉर आइडियल गैस। ओके, 39। अब देखो यहाँ पे आइडियल के जगह पे रियल भी दे सकता था, लेकिन आइडियल इसलिए दिया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आइडियल लगते हैं ना हम लोग बोलते हैं आइडियल मतलब सब सेम होगा, कोई टेंशन नहीं है, ये है वो है। ओके, तो ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। चार्ल्स लॉ, जैसे कि हमने देखा था बायल्स लॉ में क्या था, बायल्स लॉ में हमने कक्षा 10 में पढ़ा था, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं जब इंजीनियरिंग में, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली नहीं होता, इसमें मास भी आ जाता है, मैटर भी आ जाता है। तो एट मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, वो बायल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा है आपके सामने V इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, या तीसरा है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, चौथा है PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चार्ल्स लॉ बोलता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये और ये दोनों गलत हो गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रह गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे बोल रहा है कि V इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर अपने लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द राइट आंसर। ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सिग्निफाइज दी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या बताता है? मिनिमम टेम्परेचर अटेंड, टेम्परेचर ऑफ द गैस रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ द heat reservoir to which a Carnot engine rejects all the heat that is taken in, temperature of a heat reservoir to which Carnot engine rejects no heat। तो absolute जीरो टेम्परेचर वो बताता है जब कोई Carnot इंजन अगर कोई हीट रिजर्वायर में हीट रखा है, मतलब उसमें कुछ एनर्जी है, हीट है, तो उसके जो टेम्परेचर है ना उसको रिजेक्ट नहीं करता है, उसके हीट को रिजेक्ट नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैरनाट इंजन हीट को रिजेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि रिजेक्ट्स ऑल द हीट, ये गलत है, नो रिजेक्ट्स ऑफ हीट होता है थर्मोडायनेमिक्स के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैरनॉट इंजन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द, एंट्रोपी क्या है, किसको मेजर करता है? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आते हैं आप 43 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है फॉर स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। स्पॉन्टेनियस चेंजेस के लिए अगर स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रहा है, मतलब बहुत
मतलब सडनली चेंजेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस चेंजेस मतलब इन आइसोलेटेड सिस्टम, एक किसी बंद सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में, तो क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एस आपका इंट्रोपी है, डी एस इज लेस देन जीरो, डी एस इज ग्रेटर देन जीरो, या डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या है, नो हीट एंड मास लॉसेस, ठीक है, नो हीट नो मास लॉस, तो वहाँ पे डी एस इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डी एस इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ओके, इतना समझ लो कि जो इंट्रोपी है वो बेसिकली ग्रेटर देन जीरो लगभग होगा, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम रहेगा तो आपका जीरो हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आप देख लो, फॉर इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड आइसोलेटेड सिस्टम डी एस इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो वहाँ पे आपका डी एस बराबर जीरो होगा, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रहा है तो आपका डी एस इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। कहीं भी सिस्टम में अगर सिस्टम में चेंजेस होगा तो डी एस इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, और चेंजेस होगा तो एस बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जीरो से अधिक ही रहेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो चेंजेस नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम मीन्स नो चेंज, और जब नो चेंज हो तो वहाँ पे डी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम PVTS आर रिलेटेड टू दी PVTS। एक और क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग कि P, V और T किस इक्वेशन को फॉलो करता था, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट था, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि PVT और SV है, तो वहाँ पे आपका कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, मैक्सवेल एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये मैक्सवेल्स लॉ को फॉलो करेगा, मैक्सवेल इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर PVT है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, अगर PVT एंड S इंट्रोपी भी है तो आपका मैक्सवेल्स हो जाएगा। फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो तो क्या होगा, DE इज इक्वल टू CV dt, DE इज इक्वल टू CV dt। ये देखो दोनों ऑप्शन सेम ही है, DQ इज इक्वल टू D प्लस PdV एंड DW इज इक्वल टू PdV। ध्यान रखना, अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जो इंटरनल एनर्जी है DE है वो CV dt होगा, ठीक है। ऑप्शन दोनों सेम ही दिया है, हो सकता है वहाँ पे कुछ अलग लिखना चाहता था, तो जो CV dt है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए TDS इज इक्वल टू DE प्लस DW, उसके बाद में DE माइनस DW इज इक्वल टू TDS, DW माइनस DE इज इक्वल टू TDS, या TDS माइनस DW प्लस DE इज ग्रेटर देन जीरो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है TDS इज इक्वल टू DE प्लस DW। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, याद कर लेना, ये फार्मूले हैं सभी, ठीक है। और इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा, इसमें इरिवर्सिबल के लिए हो जाता है TDS माइनस DE प्लस DW इज लेस देन जीरो। इरिवर्सिबल के लिए ऑप्शन नंबर जो सी है, TDS माइनस DE प्लस DW इज लेस देन जीरो, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, TDS बराबर DE प्लस DW। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। CV इज गिवेन बाई, CV को हम किस से डिनोट कर सकते हैं, तो DE बाई DT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम DE बाई DT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे DE बाई DT के रेशियो को हम लोग CV बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एनर्जी ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर,
नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि थर्ड लॉ बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, यानी कि जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है आपका करेक्ट। 50 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का। 50 क्वेश्चन और फटाफट करेंगे तो हमारा 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।